नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुबह 8:30 बजे आप सभी लोग के यहाँ पर इतिहास की क्लासेस चलाई जा रही हैं। वहीं शाम को जो है 8 बजे आप सभी लोगों की करंट अफेयर्स क्लास चलाई जा रही है। और ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं माय डियर, जितने लोग तैयारी कर रहे हो सबसे बता रहा हूँ, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। आप करंट अफेयर से 20 से 25 प्रश्न तक पूछ ले रहा है भैया, 20 25 प्रश्न। और आपके इतिहास से उसके बाद सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर कहीं से पूछ रहा है तो आपका भूगोल है। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट से आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने टॉपिक, इसलिए दो चीज़ें मैं आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक पूरे डिटेल में पूरे बेसिक से बता दे रहा हूँ कि जितने दिन आपके बचे हैं आप अगर उन्हें एक बार सही से पढ़ लेते हैं, एक बार सही से उनका रिवीजन कर लेते हैं। जो मैंने कहा है कि आज क्लास देख रहे हो, 2 दिन बाद 10 मिनट बैठ के उसका क्विक रिवीजन जरूर कर लो, क्योंकि मेरी क्लासेज यहीं पर होती है। आप रिवीजन कर सकते हो, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसका रिवीजन कर सकते हो, जो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप जरूर से जरूर करें। और फिर कह रहा हूँ भैया देखो, ये 8वीं क्लास है करंट अफेयर्स की। इससे पहले जो 7 क्लासेज जो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए माय डियर, ये 7 क्लासेज हो चुकी है, जरूर देखिए। और केवल आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भैया इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू किया जाए। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखिए यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, बीपीएससी का देने जाते हैं, एमपी पीसीएस का देने जा रहे हैं, ठीक है, या आप हरियाणा का देने जा रहे हैं, ठीक है, हरियाणा का देने जा रहे हैं आप देखिए, या फिर आप जो है किसी भी अन्य राज्य के हैं माय डियर, किसी भी राज्य के हैं आप, अगर मान चलो उत्तराखंड के हैं, ठीक है, देखो किसी के भी अगर आपके वहाँ पर करंट अफेयर्स आएगा तो आप स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर्स उठा के पढ़ लीजिएगा और मेरे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा क्या मैं आपको फालतू चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि केवल सिलेबस के हिसाब से आपके पढ़ा रहा हूँ, केवल सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना, वो मेरे प्रश्नों को देख करके और आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। यूपी पीसीएस वालों के लिए पिछले 3 साल का मैंने प्रीवियस ईयर करा दिया है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्लेलिस्ट सेक्शन में कि आपको कैसे मैंने पूरे डिटेल में चीज़ें कराई हुई हैं। अन्य राज्यों का भी धीरे धीरे आ जाएगा, अभी पहले यूपी का मैंने करा दिया है, फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों के लिए भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, आप उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया तो अभी कर दो। और चलो पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को यहाँ पर वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए भैया आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए भैया पहला प्रश्न है कि काका कालेकर तथा रोहिणी समिति ये निम्न में से किससे संबंधित है। इससे पहले टोटल 167 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 7 क्लासेज में। ठीक है, 168वां प्रश्न है जो आपके 8वें क्लास से शुरू हो रहा है। देखते हैं आज कितना होते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए भैया आज के पहले प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। और फिर कहता हूँ नोट्स बनाओगे, सही जवाब दोगे, फ़ायदा आपका ही होने वाला है, बाकी मर्जी आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको बता और समझा नहीं सकता। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जातीय जनगणना। जी भैया अभी आप देख रहे हैं हमारे भारत में जातीय जनगणना एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है और मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए, मैं चाहता हूँ कि एक बार जातीय जनगणना हो जाए। देखिए अगर आप जातीय जनगणना देखने जाएंगे तो आपको पता है हमारे देश में जो है दलित जनगणना होती है, दलित जनगणना होती है, यानी कि एससी आबादी कितनी, एसटी आबादी कितनी, इसको बताया जाता है। फिर उसके बाद कितने माइनॉरिटीज़ हैं इसका भी जनगणना होता है। लेकिन केवल जो जनगणना में ओबीसी कितने हैं, ओबीसीज, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में नहीं बताया जाता। मंडल कमीशन जब आया तो उसने बताया था कि करीब 52% ये हिस्सा रखते हैं और मात्र 27% आरक्षण इनको जो है मिलता है। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा रहा, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या स्थिति है, क्योंकि एक जो है स्टूडेंट्स के तौर पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों समितियाँ कोई आज की नहीं है। काका कालेकर समिति आपकी 1953 में बनी थी और आपकी जो है रोहिणी समिति आपके 2017 में बनी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आज ये कल में बनाई गई हैं इसीलिए न्यूज़ में, बेसिकली जातीय जनगणना न्यूज़ में है और 2017 में तो रोहिणी समिति बनी थी। इसके कुछ चीज़ें थी जो आदमी को पता होने चाहिए। इसने बेसिकली जो 27% ओबीसी को मिलता है, इसने उसको सब कैटेगराइज करने को कहा था, यानी कि उसमें भी जो अन्य पिछड़े हैं, अन्य पिछड़ा पे जैसे बिहार में है, अभी अन्य का नहीं पता, केवल बिहार में जहाँ पर पिछड़ों में भी अन्य पिछड़ा है। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे कि पिछड़ा में मान के चलिए बहुत सी जातियाँ आती हैं, उनमें से कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो वास्तव में उसका लाभ नहीं ले पाती हैं, वो पीछे की पीछे रह जाती हैं, तो उनका भी अलग से कैटेगराइजेशन करने की बात कही थी इसी रोहिणी समिति ने। ठीक है,
चलो भैया पहला प्रश्न ठीक है, मजा आया, जवाब दे पाए। चलो बताओ अगला प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम इसके तहत 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से शुरू किया गया है। तो इसे बताओ इन राज्यों मिलाकर कुल कितने जिलों में जो है ये शुरू करने की बात की गई है। नाम क्या है भैया, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 500 जिले जवाब दिए हैं, 500 जिले ये सही कर लें। देखिए ये आपके जो है प्रधानमंत्री यानी केंद्र स्तर पर ये चलाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो है जो दूसरा चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो है इसको लॉन्च किया है, जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है। और इसमें यह किया जा रहा है कि ऐसे ब्लॉक को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इसकी ज़रूरत हो, और उन्हें पूरी तरीके से क्या डेवलप करने की इन पर फोकस है। ठीक है, उसको जो है बेसिक जो 6 सुविधाएं हैं उनको जो है वहां पर उसको देना, मतलब वहाँ शिक्षा देना, वहाँ पर खेती में कोई दिक्कत ना हो, हेल्थ हो, और सभी लोग क्या पोषण से भरे पूरे हों, जो सोशल सिक्योरिटीज होती है वो दी जाए, साथ ही साथ वहाँ पर जैसे रोड हो, ये सारी चीज़ें हो। और हाँ सबसे बड़ी चीज़ वहाँ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ मतलब सबके बैंक खाते हों और इन सभी में दिक्कत ना हो, समझ रहे हो ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर माय डियर। चलो, और पूछा जाए ये स्कीम लॉन्च कब किया गया था, तो ये स्कीम 2018 में लॉन्च किया गया, क्योंकि ये प्रश्न यूपीपीसीएस पिछले 2-3 सालों से बड़े ही आसानी से पूछ लेता है कि ये कब योजना शुरू हुई थी। तो ये जो है आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे राज्य वाले दूसरे को फॉलो बहुत करते हैं, मैंने देखा। परख जो कि अपने क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय आकलन रेगुलेटर, इसे किसने जारी किया, बताइए इसे किसने जारी किया, जवाब दीजिए फटाफट बताइए इसे किसने जारी किया। हाँ परख, क्या नाम है, परख। परख को किसने जारी किया भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, नीति आयोग, एनसीईआरटी, बाल विकास मंत्रालय, या फिर क्या। तो भैया देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में इसे जो है स्टार्ट किया। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसे स्टार्ट किया है, और उसका मेन मकसद है कि जो हमारे यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है उसका आकलन करने का। ठीक है, वो पूरे जितने भी इसके अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं वो इसके अंतर्गत क्या एनसीईआरटी उनका क्या आकलन करेगी। ठीक है, ये भारत का पहला है, एक चीज़ समझ लेना, इस तरह का भारत का पहला है जहां पर ये किया जाएगा। आपको पता ना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, खैर अभी तो ये केवल कागज़ में ही, अभी इसमें कुछ होता हुआ बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं कब तक होगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, इसमें आपके जो भी परफॉर्मेंस होंगे उनको देखा जाएगा, फिर उसको रिव्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद जो एनालिसिस करके जो चीज़ें आएंगी उनको ज़मीन पर लाने का प्रयास किया जाएगा। यही है आपका परख जो आपके क्या एनसीईआरटी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए क्लियर। चलो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा, बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसे जो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा बनाया ही जाता है। नाम हेनले है तो बनाया किसका था, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो इसे बनाया जाता है। और 2023 में भैया भारत की रैंकिंग कितनी थी, भारत की रैंकिंग थी 85। टोटल 199 देशों में से भारत की रैंकिंग 85 थी। ठीक है, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहूँगा। और अगर किसी ने टॉप किया है तो वो है कौन, जापान। जापान ने भैया इसमें क्या टॉप किया है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि किस देश की जो क्या नाम है पासपोर्ट है वो कितने लोग उस देशों के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री देते हैं या ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। जैसे जापान को 193 देश जो है, 193 देश क्या करते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री प्रोवाइड कराते हैं। तो इस मामले की इसी वजह से क्या ये जो है नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी, चौथे फिनलैंड और 5वें पे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन वाला ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और मिस्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। भारत और मिस्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन चारों में से आपको बताना है कि भारत और मिस्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको पता है मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था प्रीवियस क्लासेज में कि भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, कैसे थे। तो उससे देखिए इसलिए भारत और मिस्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है भारत और, बेसिक चीज़ है, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक, क्योंकि देखिए न्यूज़ में है तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए क्या भारत और मिस्र का अशोक के समय से जाना जाता है, बताइए अशोक के समय से जाना जाता है। भारत और मिस्र डिप्लोमेट संबंध इससे, और नाम समूह की स्थापना मिस्र ने भारत के साथ नहीं दिया था, और मिस्र के क्या राष्ट्रपति, जी भैया इसका सी जवाब है। भारत के साथ देने की बात नहीं थी, बल्कि मिस्र भी उसमें क्या बहुत बड़ा देश था जिसने इससे स्थापना में, देखिए उस समय भारत, इजिप्ट, मिस्र जिसे कहते हैं, यूगोस्लोवाकिया, फिर इंडोनेशिया और घाना, इन्हीं 5 देशों ने मिलकर जो उस समय नाम की स्थापना की थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इन्होंने कहा था क्योंकि उस समय कोल्ड वार चल रहा था, कुछ लोग रसिया की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग अमेरिका की तरफ, लेकिन इन देशों ने इसकी स्थापना की। कहा ना भैया हम इधर है उधर है, हम अपने आप में, क्योंकि हम अपने हमें स्वतंत्र संप्रभुत्व देश है, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, हम अपना विकास खुद से कर सकते हैं। भारत ने विकासशील देशों के लिए प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा के समय दवाइयों की सहायता के लिए किस प्रोजेक्ट की घोषणा की है? जी भैया अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस तरह की जो है इस ऑपरेशन के तहत हम जितने भी ऐसे देश होंगे उनकी सहायता करेंगे, ठीक है। खास करके उन्होंने विकासशील और छोटे देशों की बात कही, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्या आरोग्य मैत्री जवाब दिया, उस सही कर ले, ठीक है। आरोग्य मैत्री को जब इसकी इन्होंने चर्चा की, और ये जो है ये कहाँ पर किस फोरम पे इन्होंने कहा, तो दरअसल ग्लोबल साउथ समिट 2023 का हो रहा था। कौन सा? वैश्विक दक्षिणी, ठीक है, समिट जो 2023 का हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा, ठीक है। आपको पता है कि साउथ के ही बहुत सारे देश है जो इस समय गरीबी या विकासशील देशों की स्थिति में है। ज़्यादातर आप देखेंगे नॉर्थ वाले ही आपको क्या डेवलप दिखेंगे, ठीक है। और इसका थीम क्या था? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी, ये एंड नहीं है, माफ़ करिएगा, एंड मेरे मुंह से निकल गया, यूनिटी ऑफ पर्पज, ये मैंने वॉइस 2 बार लिख दिया, माफ़ करिएगा। अब मैं लिखता क्यों हूँ, मुझे बिना, मैं बोल के भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं लिखता इसलिए क्योंकि मेरे लिखने से जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, और आप फिर उस चीज़ को लिख रहे होते हैं, तो इससे जो आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं ना, वो माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह होती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र, ठीक है, जॉब जहाँ बिना किसी पासपोर्ट और बिना किसी सीमा के है, और उसे क्या कहते हैं? सेंजेन क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को सेंजेन क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में किसी देश ने अपने आप को भी शामिल कर लिया, ठीक है। अब बताओ वह कौन सा नया देश है जिसने इस क्षेत्र में अपने आप को शामिल कर लिया है? बेसिकली ये एक क्षेत्र है जहाँ पर ये होता है ना कि इन देशों का अपना एक समूह है, उसे सेंजेन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक देश के लोग दूसरे देश में आ जा सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे भारत नेपाल है, ठीक है, इस तरह से है। और वहाँ पर कोई सीमा नहीं, जैसे भारत नेपाल की सीमा है ना, उन लोग की भी कोई सीमा नहीं है, वो लोग आए जाए, मतलब एक दूसरे इतना घुल मिल गए हैं कि सीमा की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है माय डियर? क्रोएशिया भी हाल ही में जो है इसमें शामिल हुआ है, और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है पासपोर्ट फ्री और बॉर्डर लेस जो है, और ये आपके यूरोप में स्थित है, ठीक है। यूरोप में आप यूरोप का जो बॉर्डर देखते हो, इसमें देखो कौन कौन से है, इसमें टोटल जो है 23 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है। इसमें यहाँ तक कि जो उसकी सीमा से, यूरोप की सीमा से लगते हैं, जैसे आइसलैंड नहीं लगता, नॉर्वे ना, क्या कहते हैं, ऊपर देखोगे एकदम यूरोप के नॉर्थ में है, उत्तरी में स्विट्जरलैंड जो यूरोप के एकदम पश्चिमी में है, और क्या कहते हैं, लाइनस्टीन, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, लिंचेस्टीन उसे कहते हैं, ये भी है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने मिल करके, आप क्रोएशिया तो आप देख ही रहे हो ना कि क्रोएशिया का बॉर्डर मिलता है यूरोप से, आप लोग देखे हो कि नहीं? इटली जो आप देखे हो जो ऐसे पेनिनसुला टाइप में है, उसी के जस्ट आप उत्तरी पूर्वी तरफ देखेंगे तो आपको क्रोएशिया दिख जाएगा। क्रोएशिया की सीमा आपको समुद्र से मिलती हुई दिखती है, ठीक है, ओके। एड्रियाटिक सी जो है, एड्रियाटिक सी, वहाँ पर जो है इसकी सीमा मिलती है। एड्रियाटिक सी आपके कहाँ पर भैया? एड्रियाटिक सी आपके है मेडिटेरेनियन सी में। अब बैठे बैठे इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक बार पढ़े हैं ना, तो आप अपनी दिमाग लगा कर समझ गए होंगे कि अच्छा सर, ठीक समझ गए। सही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने वास्तव में साल भर मेहनत की है, चीज़ों को पढ़ा है, तो मैं आपको इतना उंगली पकड़ा कर पहुँचा देता हूँ ना कि आपको उसके बाद ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत होती ही नहीं है, आप चाहे मानो या ना मानो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर कि बताइए भैया, पर जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको पता है कि ये जो है हर साल दिया जाता है।
ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जो कि इसके द्वारा दिया जाता है, और ये जो भारत के बाहर रह रहे होते हैं लोग, उनको दिया जाता है कि जिससे वो क्या, भारत की जो स्थिति बाहर में मजबूत कर रहे हैं, भारत की अच्छी छवि बना रहे हैं, उसके लिए जो है इन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बोथ, 1 और 2 दोनों जवाब दिया और सही कर है। जी भैया, ये भारत के बाहर रह रहे लोगों का सबसे बड़ा सम्मान है। आपको पता है कि गांधी जी जब आए थे उसी तारीख को जो है चुना गया था, 30 जनवरी। और उसके बाद क्या है, इसे भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है। ये भी बिल्कुल बात सही है। तो जितने लोगों ने क्या ए और 2 दोनों जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घूर्णन अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब भैया देखो, ये है आपका करंट अफेयर संबंधित प्रश्न। अब आपको लग रहा है कि सर ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो माय डियर आप जा करके एक बार पेपर उठाइएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत डिटेल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत हो या समझने की। सर्कुलर इकोनॉमी, हिंदी में क्या, घूर्णन अर्थव्यवस्था, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बस इतना बताओ। बहुत आसान सा प्रश्न है यार। बेसिकली इसका सही जवाब बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, इसका सही जवाब है इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। ठीक है, अब बाकी सुनो क्या है इसमें। घूर्णन अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मान के चलो आप मोबाइल से मेरी क्लास देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, टैबलेट से देख रहे हो, जिस किसी से भी देख रहे हो। और अब तो कुछ के घर में एंड्रॉयड टीवी आ गया, उससे भी देख सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड टीवी से कौन पढ़ता है जनाब। ठीक है, चलो। तो क्या होता है, आपने मान लीजिए जो टीवी खरीदा, अब वो टीवी खरीदने के बाद उसे सर्कुलर अर्थव्यवस्था में क्या करोगे, आप उसे फिर से यूज करोगे, उसमें जो खराबी हुई उसे बनाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था, चीज़ें आपकी यहीं बनेंगी तो क्या मजबूत होगी, कमी नहीं आएगी। जब घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो क्या रोजगार मिलेगा, क्योंकि काम करने के लिए लोग चाहिए ना, रोबोट भी बनाने के लिए इंसान चाहिए। ठीक है, इससे आयात बढ़ेगा नहीं, बल्कि आयात घटेगा, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं तो बढ़ेगा। और हो सकता है हमारी चीज़ें अगर अच्छी निकल जाए दूसरे देशों से, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यानी क्या निर्यात बढ़ सकता है। तो इसीलिए इनमें सही जवाब क्या है आपका ए केवल, बाकी तीनों गलत है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई ने कितने नए बैंकों को घरेलू सिस्टमेटिकली महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में डाल दिया। देखिए, घरेलू सिस्टमेटिकली महत्वपूर्ण बैंक उन्हें कहता है जो बैंक क्या होते हैं, जो वैसे बैंक को कहा जाता है जो फेल होने की स्थिति में बहुत ज़्यादा, जिनके फेल होने पर पूरी देश की अर्थव्यवस्था क्या चरमरा सकती है। जी भैया, इसे कहते हैं टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल। ठीक है, इन्हें कहते हैं कि मतलब ये अगर फेल हो गए, बेसिकली इसका मतलब अगर ये फेल हो गए तो ये जो है पूरी तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था को चरमरा देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था फेल भी हो सकती है। ठीक है, इतना है। क्योंकि और देखो इसमें जो है जितने बैंकों को किया गया है, तो इसका सही जवाब कितने नए बैंकों को किया गया है, तो इसका सही जवाब भैया देखो कितने हैं, 3 हैं। अब नाम सुन लो कौन कौन है, तो आप लोग खुद सोचना कि ये बात सच है कि नहीं, ये बात सच है कि नहीं, आप सोचना। अब सोचो अगर एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी अगर फेल हो जाएं किसी भी एंगल से, तो आप बताओ आपके देश का क्या होगा, कितने लोग का पैसा क्या होगा। क्योंकि इतने इनमें पैसे देने वाले लोग मतलब जमा करे होते हैं, इतना ये लोग इनसे लोन लिए होते हैं कि सारी चीज़ें पूरी तहस नहस। कितने लोग का जो सेविंग होता है ना, अगर इनको कुछ हो गया बेचारे कितने लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। सोचो, अर्थव्यवस्था तो अपनी जगह है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खरीफ सीजन 2023 के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के लिए डिजिटल फसल सर्वे लॉन्च किया। जी भैया देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस इतना सा किया जा रहा है कि जो फसल होगी उसका अब भारत में क्या होगा ना, मतलब इन कुछ राज्यों के लिए जो आपको बताना है कुल कितने राज्य हैं, इनमें जो है जितने भी डाटा हैं क्रॉप्स के, फसलों के, उनको एकत्र किया जाएगा। ठीक है, और उनको एकत्र करके देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या और सुधार किया जा सकता है, क्या और चीज़ों में मतलब वहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है आपकी देखी जाएंगी। ठीक है, और इसे एक पटवारी एजेंसी होगा, उसके द्वारा जो है चीज़ें एकत्र की जाएंगी, डाटा कलेक्शन का काम। इसका सही जवाब है 10। जी भैया, 10 राज्यों में जो है अभी हाल के लिए इसे जो है आपके किया जाए। जैसे आपके कौन से, एक आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, कर्नाटक को के ए कहते हैं। ठीक है, ये जाने रहना। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर आपका उड़ीसा है, फिर उड़ीसा का ओडी होता है, माफ़ करिएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, राजस्थान है, फिर आपका तमिलनाडु है, फिर आपका यूपी है,
फिर आपका क्या है, केरला, केरला का मुझे नहीं याद है, चलो ठीक है, और गुजरात। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 राज्यों में जो है फिलहाल के लिए इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आप समझ सकते हो कि डाटा एकत्र करके क्या हो सकता है, मतलब आपके बारे में अगर हम जानकारी ले लें तो क्या हो सकता है, मुझे पता लग सकता है ना आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, आप कितने अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकते हो, या भविष्य में नहीं हो रहा तो भविष्य में आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, मान के चलो आज नहीं हो रहा तो कल में, या किन दिक्कतों को अगर हटा दिया जाए तो आप जो है अच्छे से नंबर ले आ सकते हो, किन सब्जेक्ट्स आपके कमज़ोर हैं जिसे अच्छा अगर और अच्छे से बता दिया जाए तो आपका अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके क्या होगा माय डियर, इसी चीज़ें डाटा एकत्र करके यही सब होता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां यही सब कर रही हैं। भारत ने खसरा और रुबेला को किस साल तक पूरी तरीके से नष्ट करने का लक्ष्य, नष्ट नहीं होगा, पूरी तरीके से मिटाने का लक्ष्य रखा, नष्ट तो गलत वर्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की, मतलब आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। रुबेला और क्या है आपका, खसरा, मिसेल्स एंड रुबेला, इसे क्या मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत आसान सा प्रश्न है यार। देखो अब ये सब नहीं जवाब दे पाओगे तो कहाँ से आप सोच रहे हो कि आप जो है एकदम तैयार हो, नहीं तैयार हो तब बताओ क्या होगा सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2023। पहले ये लक्ष्य 2020 था, अब इसे क्या 2023 कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो मैंने इतना समय देने के बावजूद आप लोग नहीं कर पाए। बेसिकली देखो यही होता है, जब आदमी को आ रहा होता है ना तो उसे 20 सेकेंड लगते हैं, और जब आदमी को नहीं आ रहा होता तो 2 मिनट भी दे दो, वो बैठ के करते करते फिर बाद में कहीं ना कहीं से जो है दिमाग टुक्का लगा के कहता चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 किस तारीख को मनाएगा, चलिए बताइए विश्व कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाएगा, जवाब दीजिए। 2023 का किस तारीख को मनाया गया बताइए। देखिए भैया, इसको मनाने का तारीख ऐसा डिसाइडेड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं डिसाइडेड है तो 2023 इसीलिए मैंने लिखा है, क्योंकि अगर मैं कह दूँ किस तारीख को मनाया जाता है तो यहाँ पर तारीख देना गलत हो जाएगा। ठीक है, तारीख देना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी तारीख को नहीं बल्कि उस महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो ये भैया क्या, ये जनवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, और इस साल ये 30 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, समझ गए। और आपको पता नहीं ये बैक्टीरिया से होता है, ये जो है आपके बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जिसे कुष्ठ रोग या क्या कहते हैं, लेप्रोसी, क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा जो है, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसे लेकिन आसानी से पता, अगर इसका पता लग जाए ना, आसानी से आप जो इसे वो क्या कर सकते, इसका क्योर कर सकते हो। विभिन्न देशों द्वारा शुरू किए गए शुक्र को भेजने के लिए मिशन के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है बताइए। अमेरिका, यूरोप, भारत, तो कौन सा है। देखिए शुक्र, आपको पता है कि शुक्र को लेकर के अलग अलग मिशन बनाए जा रहे हैं आपको, तो इसमें बताइए कौन सा देश के बारे में सही सुमेलित है कि ये देश जो है इसके संबंध में आपका शुक्र पे मिशन भेजने वाले हैं। आपको पता है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, आपको पता है कि नहीं, चलिए बताइए। तो देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो केवल 3, अमेरिका का भैया वेरिटास है, यूरोप का इनविजन है, ये मिशन है। जैसे शुक्रयान को ये कहा जा रहा है कि 2031 तक जो है हो सकता है कि हम जो है इसके बारे में, ये 2031 तक अब हम जो है इस मिशन को भेज पाएंगे, क्योंकि अभी भी फ़िलहाल में जो है इसे मंगलयान मिशन और काफ़ी मिशन बचे हुए हैं, तो उन मिशंस को देखते हुए इसे अब 2031 तक जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा।
और दो वैसे बैकअप के लिए 2026 और 2028 भी रखा हुआ है, इसीलिए मैंने जो इसमें ये नहीं पूछा कब तक लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये एक प्रपोजल है जिस पे संशय जाहिर की जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा 2026 में भी हो सकता है और 28 में भी हो सकता है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि 2031 तक जा सकता है, क्योंकि अन्य सारे मिशन भी भारत के बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हो ना कैसे। अच्छा ये बताओ, ये सारे प्रश्न कैसे बढ़िया लग रहे हैं ना? आपको लग रहा है ना कि हाँ ये सब पेपर में आ सकते हैं? वैसे लगने को तो हर प्रश्न लगता आ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना था प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर, ऐसा नहीं कि लगने को तो सब लग सकता है भैया, क्योंकि एक पढ़ने वाला और सजग विद्यार्थी जो है उसे हर प्रश्न लगता है अगर ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, क्योंकि दिल से तैयारी कर रहा होता है और दिल से तैयारी करते कुछ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसे हर प्रश्न लगता रह आता है। भारत और रूस द्वारा, ठीक है, भारत और रूस द्वारा उत्पादित AK-203 क्लान्सिनकोव राइफल का उत्पादन कहाँ से हुआ? जी भैया, इसका उत्पादन जो है अब भारत में फाइनली स्टार्ट हो चुका है, तो भारत में कहाँ पर स्टार्ट हुआ बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भैया जो आपके कोरवा, उत्तर प्रदेश के कोरवा में जो है इसका जो है प्लांट लग चुका है। और ये जो पहले AK-100 नहीं आता था, AK-100 का अपडेटेड वर्जन ये होने वाला है। ठीक है, उसी वेरिएंट का है, लेकिन ये क्या अपडेटेड वर्जन होने वाला है। बाकी इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एकदम पूरा तो पूछे ना कि ये राइफ़ल में कितनी गोलियां चलती हैं, कितने इंच का होता है, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, ये फालतू की चीज़ें हैं, कभी ना पूछा ना पूछेगा। शिक्षा की वार्षिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो भैया, ये बहुत ही देखो क्या होता है, इस रिपोर्ट का नाम होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसे एसर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। चलो अब याद आ गया कि हिंदी में जो मैंने लिखा है शिक्षा की वार्षिक स्थिति 2022 एसर पढ़ते हैं, तो एसर के बारे में बताओ कौन सा कथन सही है यहाँ पर। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, एसर के संबंध में कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। ये भैया रिपोर्ट हर साल लाई जाती है। ठीक है, अब बताइए। तो देखिए भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, 1 2 3, बिल्कुल बात सही है भैया। ये पारिवारिक सर्वे में 3 से 16 साल के बच्चों को सर्वे किया था, या उनके प्रारंभिक पढ़ने की क्षमता, उनकी स्कूली स्थिति और उनकी गणना करने की क्षमता, और इसमें इसे जो है NGO प्रथम द्वारा जो है उसे लाया जाता है। ठीक है, प्रथम NGO द्वारा जो है इसे लाया जाता है। ओके, अभी बीच में कोरोना की वजह से नहीं आया था, लेकिन अभी इसने 2018 से 2020 को लेकर के रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में 1-2 चीज़ें अच्छी ये आई हैं कि जो इनरोलमेंट यानी कि जो इतने लोग पढ़ने जाते थे उनमें जो है पहली बार जब से रिपोर्ट निकाल रहा है, पहली बार उनमें क्या इन्हें उछाल देखने को मिला, यानी क्या उनमें जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट की 1-2 अच्छी बातें थी। और इन्होंने ये भी देखा है कि 11 से 14 साल के जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी वो जो है वो अब जो है पहले कंपेयर में ज़्यादा जाने लगी हैं। ठीक है, जो पहले जो है 4.1% होती थी, मतलब जैसे जो इसे आप 7 पढ़े तो 7 के बाद 8 पढ़ते हुए कितने 4.1% की जो कमी आती थी इस क्लास में इस क्लास आने में, अब वो घट कर केवल 2% रह गए। ये मैं लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ 7 से 8, ऐसे जो नहीं कि 7 से 8 की बात ही की जा रही है। मतलब ये अगले कक्षा पढ़ने में जो ड्रॉप आउट होता है उसे ड्रॉप आउट कहते हैं, उसमें कमियाँ केवल 2% रह गई है गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये गर्ल्स की बात की गई थी। तो कुछ 2-3 चीज़ें अच्छी रिपोर्ट आई हैं। ठीक है, और 7.1% का जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिला है जो नए लोगों के क्या इनरोलमेंट में, खास करके प्री प्राइमरी एज में। ठीक है, 2022 में कंपेयर टू 2018 के रिपोर्ट के 2018 की रिपोर्ट के 2022 के रिपोर्ट में 7.1% का आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है इस रिपोर्ट की। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति का दीवार का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। ये शांति का दीवार जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया बताइए। चलो एडजस्ट भी करना पड़ता है स्क्रीन को, क्यों, वरना आप लोग कहेंगे अरे सर इतना छोटा दिख रहा है। चलिए भैया इसका सही जवाब क्या है। और जैसे एसर लेकर के आता, वैसे पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अपना एक रिपोर्ट लेकर के आती आईसे के जरिए, AISHE। ठीक है, वो भी अपना रिपोर्ट लेकर के आती और उसके अनुसार भी 7.5% जो है बढ़ोतरी हुई। जो उसने 7.1 बताया था, इसने जो है 7.5% बताया था, मतलब सरकारी ने ज़्यादा बताया था
प्राइवेट जो प्रथम ओरिजिनल लेकर के आया था उसने बताया 7.1, ठीक है। ओरिजिनली मतलब प्रथम एनजीओ कहना था, एनजीओ को ओरिजिनल कह रहा हूँ, सॉरी। हाँ, तो शांति का दीवार भैया आपके कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है, तो शांति का दीवार आपके स्थापित किया गया है केरला में। वॉल ऑफ पीस, इसे क्या कहते हैं, वॉल ऑफ पीस जो है इसे वहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। इसे 250 भाषाओं में, 250 भाषाओं में, विश्व की 250 भाषाओं में जो है इस पर लिखा गया है, ठीक है। समझ, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और इसने जो है यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसने जो है कई चीज़ों के साथ यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता है, यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता है, ठीक है। तो ये केरला में बनाया गया है, इसमें 250 भाषाओं में लिखा गया है और इसने यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता है। चीज़ बहुत छोटी सी है, लेकिन जो 3-4 पॉइंट जरूरी इससे वो आपको पता होना चाहिए और मैंने बता दिया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र बाल पुरस्कार दिया जाता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार के संबंध में पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए भैया, 2023 का प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार के संबंध में जवाब दीजिए, क्या आपको सही लग रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ देखो, पता है अगर 25 प्रश्न मतलब 20 से 25 प्रश्न के बीच में कराओ ना, क्लास अपने आप 30 मिनट 35 मिनट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न मैं चाहकर भी नहीं करा सकता। देखो मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं 35-40 मिनट ज़्यादा क्लास ले जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ आप खंड खंड पढ़ें, लेकिन आप जब इतना क्लास पढ़ते हैं ना, आपको समझ अच्छे से होती है और पता है आपकी तब इफ़िशियंसी अच्छी होती है, आपकी क्षमता अच्छी होती है। आप ज़्यादा देर एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो ना, तो पता है आपकी क्षमता घटने लग जाती है। ओके, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, 1 तथा 2 दोनों। जी भैया, 11 बच्चों को इस साल पुरस्कार देगा। ये 5 से 18 साल के जो आयु समूह के लोग होते हैं, उन्हीं को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 कैटेगरीज में जो है ये दिया जाता है, जैसे आपको आर्ट कल्चर में, आपके बहादुरता के लिए, आपके खोज के लिए, ठीक है, और आपके सामाजिक क्या नाम है योगदान के लिए, आपके खेल में कुछ अच्छा करने के लिए, इसके लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में भी हाल ही में बौद्ध मठ से संबंधित साक्ष्य खुदाई में मिले, बताओ कौन से राज्य में भैया बौद्ध मठ यानी क्या कहते हैं उसे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से संबंधित जो है साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर भैया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, ऐसा माना जा रहा है सर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर काला और लाल रंग का जो मृद भांड होता है उसकी उपस्थिति की बात की जा रही है, जो आपके कौन से, जो आपके कॉपर है, यानी क्या कॉपर युग से संबंधित है, ठीक है, ऐसी बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब क्या है, पश्चिम बंगाल। जी भैया, पश्चिम बंगाल के आपके बर्धमान ज़िले में जो है, ठीक है, वहाँ पर जो भरतपुर एरिया है, भरतपुर, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के भरतपुर में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कितने स्मारकों को पुरातत्व विभाग से लेकर प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है। जी भैया, दरअसल ये एक स्कीम लाए हुए हैं, स्मारक मित्र स्कीम, स्मारक मित्र योजना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं कि इतने सारे इसको जो उठा करके ये देने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, और वो ये सोच रहे हैं कि इनको ले करके ये जनाब जो है क्या करेंगे कि इससे जो है उसका संरक्षण भी करेंगे, रेवेन्यू भी कमाएंगे और सरकार को देंगे भी, बाकी अपना तो मुनाफा जो कमाएंगे वो कमाएंगे, ठीक है। और ये अगर आज की डेट में ये स्कीम किसके अंतर्गत चलाई जा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत था, बाद में इसे हटा के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैंने कहा ये भी पता होना चाहिए। टोटल 1000 स्मारकों को, जी भैया 1000 स्मारकों को यहाँ पर देने की बात की जा रही है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। यार एक चीज़ बता दें, अगर आप यहाँ तक पढ़ लिए हो आते आते, तो एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप क्लास करने और अगर आप आखिरी तक नहीं देख रहे हो, यकीन मानो अगर आप क्लास देख रहे हो और आखिरी तक नहीं देख रहे हो, अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो, तो यकीन मानो आप तैयारी छोड़ दो, तैयारी छोड़ो। मेरी बात थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच है, सच है। क्योंकि देखो जिस छात्र के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, ठीक है, आप देखो क्लास करने बैठो, कोई भी एक क्लास चुनो, उसे पूरा करो, अब पूरा करके खुद का एनालाइज करो, आकलन करो कि कितना हमारा सही हुआ, कितना इसमें क्या चीज़ें हैं जो देखो पहले तो क्लास में ये देखो कि क्या चीज़ें जो पढ़ा रहा है, 2-3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाता है कि फालतू की चीज़ें हैं कि सही चीज़ें हैं। जब आपको सही चीज़ें लग रही हैं तो क्लास पूरा करो, फिर देखो हमने कितना सही किया कितना गलत। फिर अगर आप कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो यकीन मानो
बहुत गलत राह पे हो और पेपर में यही सब चीज़ें, यही सब आदतें आपको नुकसान पहुंचा देंगे। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन नुकसान कैसे पहुंचाती हैं ये आपको पेपर देने के बाद समझ में आता है। तो भैया चलिए बताइए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा जो है मिला है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को यहाँ पर अभी हाल ही में जो है इसे 100 में से 82 पॉइंट मिले भैया, 82 आउट ऑफ 100 मिले थे। और इसके साथ ही से क्या ये जो है आपका हरित रेलवे स्टेशन जो है बन चुका। अब ये पहला है कि नहीं, इस पर जो है मुझे सही से नॉलेज नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए मैं पहला है कि नहीं बता सकता। इससे पहले लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, वो जो है आपका 2022 में ही ईस्टर्न रेलवे में वो भी बन चुका है। अच्छा, तभी ये पहला नहीं है, ठीक ठीक, मुझे ये दिख गया। और उससे पहले देखो 2021 में जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, उसे जो है IGBSC का गोल्ड सर्टिफिकेट भी मिला हुआ। IGBC का गोल्ड सर्टिफिकेट भी मिला हुआ। कौन सा? छत्रपति साहब, जो मुंबई वाला यार, मुंबई वाला। और उसका कौन सा? भागलपुर वाला। फिर अब कौन सा है? विशाखापट्टनम वाला। तो यानी कि 2021 में वो था, 22 में भागलपुर था और 23 में आपका कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ठीक है डियर, समझ गया। चलो बस कुछ प्रश्न और क्लास खत्म करते हैं। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? बताइए। साइट होगा यार, साइट नहीं होगा। बताइए कितनी है, कुल संख्या कितनी है भारत में? चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्लास को ख़त्म, क्योंकि यहाँ से ऐसे भैया देखो ऐसे ही प्रश्न पूछता है, या तो आपको स्टेट स्पेसिफिक पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा। चलो स्टेट स्पेसिफिक भी एक प्रश्न लेकर के आया हूँ, वो भी आपसे पूछता हूँ, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखा जाए तो कुल भैया अभी जितनी मुझे ज्ञात हुई उसमें 75 है। कुल संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है, समझ के। अब 75 का नाम तो मैं यहाँ बता नहीं सकता। चलो भैया, ये है आज का आखिरी प्रश्न। बताओ, करीब करीब 23-24 प्रश्न मैंने करा दिए हैं आज आप लोग को। बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं? देखो यहाँ एक टाल लिखा हुआ है, वहाँ गलती हो गई थी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है, वो है भैया आपका तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ की करीब 7 या 8 है। ठीक है, और तमिलनाडु में आपके 13 हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उसके बाद आपके यूपी है। ठीक है, समझ गए। इसी साथ चलिए भैया, और बिहार में केवल 1 है, कर्नाटक में भी आपके 2 या 3 है। तो इसी साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से अन्य क्लास में। फिर कर इससे पहले जो 7 क्लासेज हुई हैं देख लो भैया। बार बार कह रहा हूँ, अगर आप क्लासेज पूरी देख रहे हैं तभी आप अच्छे राह पर हैं, वरना आपको क्या लगता है ऐसे पढ़ के आपका हो जाएगा? तो रब राखा, उम्मीद है अच्छा हो जाए। मैं कभी गलत नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक परीक्षार्थी कितने साल भर की मेहनत और कितनी उम्मीदों, कितने पारिवारिक भार से और कितनी मेहनत करता है, इतनी गर्मी में पढ़ता है, ठंडी में पढ़ता है और आर्थिक बोझ को झेलता है, तो मैं समझता हूँ। लेकिन उनसे एक ही प्रार्थना ये भी करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलती मत करो जो तुम्हारी इस पूरी मेहनत को कबाड़ कर दे। तो पूरी क्लास देखो, अपने दोस्त साथ शेयर करो। और इसीलिए मैं अंतिम में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अंतिम में जुड़े हो तो आपको समझ में आएगा। जो छोड़ रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, उनको फिर मैं जाने देना, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप ये गलती ना करें भविष्य में, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लासेस के फिर से बता रहा हूँ, अगर नोट्स बना रहे हो ना माय डियर, तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखो। ये आपके अंतिम 10 दिन में बहुत काम आएंगे। आपको समझ में तब आएगा कि अंतिम 10 दिन में कितने काम आएंगे। और इससे पहले 7वीं क्लास नहीं देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अन्य क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और लाइक कर दो भैया, इतनी मेहनत अगर दिल से और इतने चुनिंदा, और 2 से 3 मतलब 2-2 मैं पढ़ता हूँ, 2-2 मैं पढ़ता हूँ, तब उसमें से क्वेश्चंस खोज के लाता हूँ आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर। ऐसा नहीं एक मैगजीन से कोई मैं ला रहा हूँ, 2-2 मैगजीन से छाट के प्रश्न ला रहा हूँ। आप अगर नहीं समझ रहे मेरी मेहनत को, तो आप समझिए, प्रश्न को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और साथ ही साथ हाँ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा।